तो रीडिंग बूस्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का रीडिंग बूस्टर देखते हैं एक बार किस पे बेस्ड है। मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप खुद से पहले पैसेज को पढ़ें, देखें, समझें, सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का भी खुद से प्रयास करें, क्योंकि कई दिन से आपको चीजें पढ़ाई हैं तो अब धीरे धीरे आपको और भी अच्छी आदत लग गई होगी। रीडिंग अच्छी आदत है और इसको और बढ़ाएं आगे। पहली स्लाइड आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास कर, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ के सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने मन में करने का प्रयास करेंगे। हो गया भाई? देखते हैं एक बार अगली वाली स्लाइड भी देख लो एक बार, फिर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लो, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको, बट आप खुद से भी पूरा पढ़ो। देखो एक बार, एक बार रीड करेंगे पूरे को अच्छे से मेरे साथ में, पूरा समझेंगे, ग्रामर को भी समझते चलेंगे, इसमें क्या यूज हो रही है और बाकी शब्दों को भी। एन एरिया ऑफ 9,990.96 स्क्वायर किलोमीटर इन सदर्न तमिलनाडु's deep sea region of the Gulf of the Mannar has been included in dash tender for hydrocarbon exploration issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas। कहा गया है कि एक एरिया, एन एरिया, जो कि सब्जेक्ट के तरीके से आपका काम कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। इसको बेसिकली कितना बड़ा एरिया है, तो 9,990.96 स्क्वायर किलोमीटर का है। कहाँ पे है ये एरिया, तो इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है सदर्न तमिलनाडु के डीप सी रीजन। तो डीप सी रीजन है, तो डीप सी रीजन, ये सी रीजन आपका नाउन है, डीप आपका उसका एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। कहाँ का डीप सी रीजन, तो सदर्न तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के साउथ की बात कर रहे हैं। तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, और इसके लिए पजेसिव केस आ जाएगा सदर्न तमिलनाडु। ऑफ प्रेपोजिशन है, कहाँ का मेरे भाई, द गल्फ, और कौन सा गल्फ, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की हम बात कर रहे हैं। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड कर लिया गया है। हैज बीन इंक्लूडेड से पता चल रहा है कि कोई ये रिसेंट घटना है, और सामान्यतः ये आपका न्यूज आर्टिकल है, इसका सोर्स भी यहीं से आप पता लगा सकते हो तुरंत ही, क्योंकि रिसेंट की घटना है तो किस में आई होगी, न्यूज में, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो हैज बीन इंक्लूडेड, किस चीज में इंक्लूड किया गया है, इन डैश टेंडर, एक टेंडर में, टेंडर उठते हैं ना किसी भी चीज के, और उसको जो ठेकेदार लोग होते हैं वो टेंडर ले लेते हैं, ठीक है। टेंडर ले लेते हैं ठेकेदार लोग जो होते हैं। आगे देखेंगे, दिस इज, अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले टेंडर आपका क्या है, नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है टेंडर, जो कि नाउन है, ठीक है। तो टेंडर आपका क्या है, नाउन है। नाउन के लिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, इसीलिए रिसेंटली आपका गलत हो जाएगा। आगे, टेंडर को पहली बार हमने यहाँ पे लिखा है, अगर टेंडर को पहली बार हमने लिखा है तो आर्टिकल द नहीं आएगा। दूसरा, टेंडर तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तरीके से आता है, तो खाली रिसेंट नहीं लिखेंगे, अ रिसेंट टेंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अ रिसेंट टेंडर, अ रिसेंट टेंडर। और वो टेंडर किस चीज के लिए है, तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो कि पर्पस को बता रही है। तो इस टेंडर का पर्पस क्या है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, इसका टेंडर का आपका पर्पस है। और ये टेंडर किसके द्वारा इश्यू किया गया है, तो विच इज इश्यूड, अगेन पूरी आपकी रिलेटिव क्लॉज होनी चाहिए थी। रिलेटिव क्लॉज की जगह पे हमने रिड्यूस करके क्या लिख रखा है, पार्टिसिपल, पैसे पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं। विच इज इश्यूड, किसके द्वारा इश्यू किया गया है, तो बाई द मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं भाई, एक डेफिनेट मिनिस्ट्री है, कौन सी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। This is the part of ministry's 10th round of the open acreage licensing policy. So this subject is a part, यह एक हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द मिनिस्ट्रीज 10th राउंड ऑफ, तो 10वां राउंड, किस चीज का 10वां राउंड, मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री के किस चीज का 10वां राउंड है, तो राउंड ऑफ द ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग। कहा गया है कि ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी का 10वां राउंड है ये। तो मिनिस्ट्री की ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी का 10वां राउंड है, ठीक है। आगे विच लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन, विच इनवाइट्स, जो इनवाइट करता है, जिसमें इनवाइट किया गया है, किसको, कंपनीज को। क्यों इनवाइट किया गया है मेरे भाई, उसका पर्पस क्या है, तो टू सबमिट, सबमिट करने के लिए, क्या सबमिट करना है, बिड्स। जब किसी चीज की बोली लगाते हैं तो बिड करते हैं, तो बिड्स को सबमिट करना है। किस लिए सबमिट करनी है बिड्स, तो फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन राइट्स, एक्सप्लोरेशन अधिकार के लिए बेसिकली आपकी बिड्स सबमिट करनी है। द टेंडर, अब देखो यहाँ पर टेंडर पहले मेंशन कर चुके हैं, तो आर्टिकल द के साथ लिख दिया, द टेंडर।
जो टेंडर है वो कवर करता है 25 ऑफशोर एरियाज अक्रॉस द कंट्री। ऑफशोर एरियाज की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। सो द टेंडर सब्जेक्ट है कवर्स आपकी वर्ब है, क्या कवर कर रहा है मेरे भाई, एरियाज। कितने एरियाज, मतलब कैसे एरियाज, तो ऑफशोर एरियाज। कितने हैं वो, 25 है। कहाँ कहाँ पे है, तो अक्रॉस द कंट्री, तो अक्रॉस प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द कंट्री। अब या तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन लिख के लिखें विच टोटल्स, जो कि टोटल बेसिकली इतना बनता है विच टोटल, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं टोटल वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के टोटलिंग, जिसका टोटल बेसिकली कितना बनता है 19,000, मतलब 1,91,986 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मरीन स्पेस। जो समुद्री स्पेस है, मरीन स्पेस है, वो बेसिकली आपका कितना है, 1,91,986 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मरीन स्पेस। दिस मार्क्स, और ये मार्क करता है, क्या मार्क कर रहा है मेरे भाई, द लार्जेस्ट डैश ऑफर्ड इन अ सिंगल बिड। द लार्जेस्ट डैश, सो लार्जेस्ट एक्रिएज, एस्टेट, डोमेन या टेरेन, क्या होना चाहिए। अब आप कहोगे क्योंकि पॉलिसी किसकी थी, एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, एक्रिएज का लाइसेंस दे रहे थे। एक्रिएज क्या होता है, ऐसा एरिया जिसको एकड़ में नहीं लिखते जनरली, उसको बेसिकली एक्रिएज बोल देते हैं। तो ये एरिया को ही दिखाता है, सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक्रिएज ही आ जाएगा, क्योंकि भाई लार्जेस्ट एक्रिएज की ही तो बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट एरिया की ही तो बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, एक्रिएज आपका इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक्रिएज बन जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है आपका, तो बेसिकली ये अगर अब तक इसको समराइज थोड़ा सा करें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये बेसिकली एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें बेसिकली कहा गया है कि इतना एरिया सदर्न तमिलनाडु का डीप सी रीजन है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में से है, इसको शामिल किया गया है उस टेंडर में जो कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। इसको पार्ट बताया गया है मिनिस्ट्री के 10वें राउंड ऑफ ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो कि इनवाइट करती है कंपनीज को सबमिट करने के लिए बिड्स। किस चीज के लिए बिड्स को सबमिट करना है, तो फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन राइट्स, उसके एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन जानते हैं, जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं इसका मतलब है वहां पर कुछ खोजबीन कर रहे हैं, कुछ जांच कर रहे हैं, ठीक है। द टेंडर कवर्स, टेंडर 25 ऑफशोर एरियाज। ऑफशोर एरियाज की बात करते हैं, जनरली क्या होते हैं, जैसे ऑफशोर विंड आती हैं, ऑफशोर एरियाज होते हैं। तो जो समुद्र का एरिया है, ये जो समुद्र के अंदर का एरिया है उसको ऑफशोर एरिया बोलते हैं, और ऑफशोर विंड भी वही विंड होती है जो समुद्र से विंड आती है ना, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो ये लार्जेस्ट एक्रिएज कवर करता है जो कि ऑफर की गई है, लार्जेस्ट एक्रिएज, ठीक है, दैट इज ऑफर्ड इन अ सिंगल बिड, इन अ सिंगल बिड राउंड अंडर द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजीम। ये जो हाइड्रोकार्बन लाइसेंसिंग या एक्सप्लोरेशन की जो पॉलिसी बनाई थी, इस रिजीम के अंदर ऑफर की गई, एक बिड के अंदर ऑफर की गई सबसे बड़ी एक्रिएज है ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। तो दिस मार्क्स यानी कि जो सब हुआ है, इससे क्या हुआ है कि जो सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी जो एक्रिएज है वो ऑफर की जा रही है एक सिंगल बिड के अंदर। अब तक जितने भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजीम चली है उसके अंदर कंपनीज कैन सबमिट, कंपनीज क्या कर सकती हैं, सबमिट कर सकती हैं एप्लीकेशंस। किस चीज के लिए मेरे भाई, फॉर देयर प्रेफर्ड साइट्स, उनकी जो प्रेफर्ड साइट्स होती हैं उनके लिए, अंटिल जुलाई 31, 2025 की जो जुलाई आ रही है 31, तब तक कंपनीज अपना प्रेफरेंस वगैरह बता सकती हैं कि क्या हो कैसे है, ठीक है। आगे देखेंगे। द मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन डीप सी एरियाज। कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर चुकी है पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन डीप सी एरियाज डैश कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन द गल्फ ऑफ मन्नार, कवरिंग रामानाथापुरम एंड थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट्स। अब देख लेना, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट्स, ये अजीब अजीब से नाम होते हैं थोड़े से, ठीक है, साउथ के, मतलब बढ़िया नाम होते हैं, बट हम नॉर्थ में रहते हैं तो जनरली साउथ के नाम लेने में हो सकता है थोड़ा सा जुबान अटक जाती है कई बार, ठीक है। जैसे हो सकता है साउथ वाले नॉर्थ वालों के नाम उतने अच्छे से ना ले पाए। सो अजीब वैसे नहीं, अजीब इन द सेंस बोलने में थोड़ा सा हमारे लिए जो स्पेशली नॉर्थ के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द मिनिस्ट्री आपका सब्जेक्ट बना, हैज आइडेंटिफाइड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, क्या आइडेंटिफाई किए, पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। तो रिजर्व्स किस चीज के रिजर्व्स हैं,
हाइड्रोकार्बन के, और पोटेंशियल है उनके अंदर, यानी कि अभी पक्का नहीं है वो, लेकिन उनके अंदर ऐसा होने का पोटेंशियल है, क्षमता है उनके अंदर। कहाँ पे करें तो इन डीप सी एरियाज, और वो एरियाज कहाँ पे हैं तो डैश कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। सबसे पहले देखेंगे इन द कोस्ट कभी नहीं होता, इन द कोस्ट नहीं आएगा। आगे देखेंगे ऑन द कोस्ट का मतलब तो तट पे होगा, तट पे नहीं होगा, समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं तो ऑन नहीं आएगा, ठीक है। एट भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा ऑफ द कोस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो भी मैं बता भी रहा था। ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन द गल्फ ऑफ मन्नार, कवरिंग, ये सारे जो जगह हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ये कवर करेंगे। आगे देखेंगे हाउएवर, हालांकि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं हैव डैश कंसर्न्स। अब जैसे ही देखोगे हाउएवर आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखेंगे रेज्ड है, रिजन है, अरिजन है और अरोज है। अब जैसे ही आप देखते हैं ना, देखो अरोज या अरिजन, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरिजन की, अरिजन थर्ड फॉर्म तो है, ठीक है, अरिजन बेसिकली थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आगे क्या दे रखा है कंसर्न्स, कंसर्न्स तो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, कंसर्न्स नाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होगी। अरोज सेकंड फॉर्म है, ये तो वैसे ही नहीं बन पाएगा, थर्ड फॉर्म की जरूरत है। रीजन भी थर्ड फॉर्म है लेकिन ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेज आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, तो रेज्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कंसर्न रेज कर चुके हैं ओवर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पे किस चीज का इम्पैक्ट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का। किस पे इम्पैक्ट आ रहा है ये, ऑन मरीन लाइफ एंड लोकल फिशिंग एक्टिविटीज। सो बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो अपना कंसर्न दिखा चुके हैं। किस चीज पर कंसर्न दिखाया तो ओवर प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है द इम्पैक्ट। किस चीज का इम्पैक्ट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, ऑन मरीन लाइफ पे एंड लोकल फिशिंग एक्टिविटीज पे इसका इम्पैक्ट होगा, ये कहा गया है। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज होम टू रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज डंगोंग टर्टल्स एंड मरीन मैमल्स। ये सारे मरीन मैमल्स है, टर्टल तो आप जानते होंगे, तो डुगोंग शायद पढ़ेंगे इसको, डुगोंग्स, ठीक है, डुगोंग्स एंड टर्टल, एंड इसमें भी टी जनरली साइलेंट रहता है, ठीक है। सो द मरीन मैमल्स, जितने भी मरीन मैमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फिशरमैन हैव डैश दैट। अब देखो यहां से सेंटेंस को देखेंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो सब्जेक्ट है एंड फिशरमैन ये भी सब्जेक्ट है, दोनों मिलके सब्जेक्ट बने तो प्लूरल आपकी वर्ब आ जाती है हैव डैश। हैव क्या तो पॉइंटेड एट, पॉइंट देखो पॉइंट एट लिख रखा है, आगे दैट लिखा हुआ है, दैट कंजंक्शन अगर आ रखा है इसका मतलब है आपकी आगे प्रीपोजिशन नहीं आ सकती है। पॉइंट एट समथिंग होता है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, और पॉइंटेड तो वैसे मतलब पॉइंट तो नहीं बनेगा, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी पॉइंट ऑन भी गलत हो जाएगा अगेन क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे देखोगे पॉइंट आउट करना ये प्रीपोजिशन नहीं है, पॉइंट आउट करना फ्रेजल वर्ब होती है। सो पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट करा है वो चीजें आगे बता रखी है, दैट के जो यूनियन गवर्नमेंट का पुश है, तो ये बेसिकली द आर्टिकल है किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए जिसके पुश की बात कर रहे हैं। सो दैट आपका कंजंक्शन है, पुश आपका सब्जेक्ट है, किसका पुश तो यूनियन गवर्नमेंट का पुश। किस चीज के लिए पुश है तो एक फॉर प्रेपोजिशन आ जाता है, पुश है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, रिजल्ट आपकी मेन वर्ब, इसके साथ प्रीपोजिशन आ गई इन एन इरिवर्सिबल डैमेज। तो ये कहा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का पुश है हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन के लिए, कुड रिजल्ट इन, इसका परिणाम हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, इरिवर्सिबल डैमेज। इरिवर्सिबल का मतलब है ऐसा डैमेज जिसको बदला ना जा सके, जिसको वापस ना किया जा सके, तो ऐसा डैमेज बेसिकली हो सकता है। किस चीज को डैमेज होगा तो डैमेज टू इन्वायरमेंट एंड थ्रेटन, और बेसिकली ये क्या करेगा, थ्रेटन करेगा द लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज को। तो ये बेसिकली थ्रेटन कर सकता है, थ्रेटन यानी कि बेसिकली किसी चीज को खतरे में डालना, लाइवलीहुड्स यानी कि जो उनकी जीविका का साधन है, लोकल कम्युनिटीज जो हैं। सतीश लक्ष्मणन जो कि बेसिकली पुवुलंगन ननबर्गल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्य हैं, ठीक है, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आगे लिख रखा है कि पुवुलंगन ननबर्गल क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है, विच डील्स विथ, जो कि डील करती है इन्वायरमेंटल इश्यूज से। फियर्स, ये बंदा जो है सब्जेक्ट बना, यहाँ पे देखो ऑफ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है ये,
आगे इसको डिफाइन करने के लिए नाउन इन अ पोजीशन लिख रखा है, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करती है, विच डील्स विथ लिख लो या डीलिंग विथ लिख दो, इन्वायरमेंटल इश्यूज। आगे ये सब्जेक्ट था तो इसके लिए वर्ब आ जाते फियर्स, इसका डर है, दैट कि द ब्लास्ट साउंड्स फ्रॉम दीज सर्वेज, ये जो ब्लास्ट साउंड्स हैं इन सर्वे से, एसेंशियल फॉर डैश एंड ऑयल, सॉरी एसेंशियल फॉर डैश ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। कहा गया कि जो ब्लास्ट के साउंड आएंगे इन सर्वे से जो कि एसेंशियल हैं, किस चीज के लिए एसेंशियल हैं, ऑयल और गैस के रिजर्व्स को क्या किया जाएगा, लुकिंग, लुकिंग के साथ तो प्रीपोजिशन आना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है, लुकिंग के साथ क्या आएगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा। फाइंडिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग, देखो एक्सप्लोर तो हम टोटल चीजों को कर रहे हैं, अब हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है मेरे भाई, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, तो यहाँ पे फाइंडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हालांकि मैपिंग भी पॉसिबल आंसर है, तो मैपिंग भी आपका बन सकता है और ये भी बन सकता है, एक ऑप्शन थोड़े से गलत डाल दिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं, फाइंड करने का ही सिनोनिम हो जाएगा मैप करना, सो मैपिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी ठीक है और फाइंडिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी ठीक है, लेकिन दोनों में से एक देखेंगे तो ये कॉमन वर्ड है, तो ये आपका ज्यादा सही लग जाएगा, ठीक है, तो दोनों ठीक है आंसर तो वैसे। आगे देखेंगे, कुड डिस्टर्ब मरीन स्पेसीज, और बेसिकली ये जो ब्लास्ट है ये डिस्टर्ब कर सकते हैं मरीन स्पेसीज को, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखेंगे एन ऑफिशियल, और ये ऑफिशियल कहाँ से है, फ्रॉम द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेड दैट, उसने ये कहा है कि जो इम्पैक्ट है एक्सप्लोरेशन का, डैश ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड के लिए दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इम्पैक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बेसिकली अच्छा इज यहाँ पे डिपेंडेड, यहाँ पे डिपेंड्स, सबसे पहले तो आज भी डिपेंड करता है, तो पास्ट की घटना नहीं है, बेशक यहाँ पे सैड है लेकिन फिर भी देखो पूरा पैसेज किसमें, प्रेजेंट में, उसने बात पास्ट में कही है, लेकिन वो डिपेंड तो आज भी करता है ना, डिपेंड अगर आज भी करता है तो सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, वैसे भी आप देखो 31 जुलाई 2025 तक का है, उसके बाद में ही चीजें होंगी, तो वो तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो आपका डिपेंडेंट गलत हो जाएगा। वैसे ये फैक्ट है तो इज तो नहीं आएगा, तो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द बायोस्फीयर रिजर्व, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां से डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, अगेन मैं भी पढ़ाने में आज आई एम नॉट एट द बेस्ट, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी लग रही है, और देख लेते हैं बाकी, तो उतना साइड डिटेल में मैंने भी एक्सप्लेन नहीं करा जितना मैं यूजुअली करता हूँ, तो ठीक है, कई दिन ऐसा हो जाता है, नींद वींद पूरी नहीं है ढंग से। सो व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है, स्ट्रांगली सपोर्टिव ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, नहीं, इस पर चिंता जताई गई है, तो टोन ये तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। कंप्लीटली न्यूट्रल विदाउट एनी स्टंट्स, एक है कॉशियसली क्रिटिकल हाईलाइटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न्स, तो आप कहोगे कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं हो सकती है, बेसिकली थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करा है जहां पे अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कंसर्न्स को भी दिखाए गए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ द पैसेज, पैसेज क्या है, अ न्यूज आर्टिकल, पक्का न्यूज आर्टिकल है, रिसर्च पेपर ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज प्रॉम्प्टिंग हाइड्रोकार, गवर्नमेंट की भी नहीं है, अ पर्सनल ब्लॉग एडवोकेटिंग अगेंस्ट, नहीं, ये न्यूज आर्टिकल है जो कि रिपोर्ट कर रहा है पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे, ठीक है, तो ये सही आंसर है, शुरुआत में बता दिया था न्यूज आर्टिकल होगा ये। आगे देखेंगे, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर कैसा है, it first presents environmental concerns, then discusses the policy details, it provides an overview of the policy first, then presents environmental concerns, it mainly focuses on economic benefits, ये तो बिल्कुल गलत है, it is written in a question answer format, बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में क्या है, लास्ट में सब बताया गया कि क्या क्या कंसर्न है, लास्ट में भी कंसर्न है, यहाँ पे भी कंसर्न है, यहाँ पे भी कहा गया कि डैमेज कर सकता है, यानी कि जो चिंताएं हैं वो बाद में है, चिंताएं अगर बाद में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, कंसर्न बाद में होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द पोटेंशियल कंफ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन द गल्फ ऑफ मन्नार, इनमें से क्या बेस्ट एक्सप्लेन करता है पोटेंशियल कंफ्लिक्ट जो कि अराइज होगा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन in the Gulf of Mannar, the exploration will increase employment opportunities for local fishermen, भाई ये क्या conflict है, ये तो conflict ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। The environmental concerns raised are exaggerated as oil exploration does not affect marine life, ये तो गलत बात हो जाएगी, ये तो फैक्ट ही गलत है।
जहां भी एक्सप्लोरेशन होगा तो मरीन लाइफ तो प्रभावित होगी। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन एंड द इन्वायरमेंटल एंड लाइवलीहुड रिस्क ऑफ रिस्क टू मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल कम्युनिटीज। एकदम सही है। इसका मतलब है कन्फ्लिक्ट ये है कि देखो इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा लेकिन इन्वायरमेंटल रिस्क भी है और लाइवलीहुड जो है उसको भी रिस्क है, तो यही वाला हो जाएगा। द गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटलिस्ट आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू वर अ पॉलिसी मेकर असेसिंग द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रेज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन। मान लीजिए कि आप अपने आप में एक पॉलिसी मेकर हैं जो कि असेस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को जो कि उठाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा रास्ता होगा जो कि आप लोगे। प्रोसीड विद द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन विदाउट कंसीडरिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रायोरिटी। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली कौन हो, आप एक पॉलिसी मेकर हो और आपको हर एक चीज को कंसीडर करना चाहिए। आगे, कंडक्ट इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स एंड कंसल्ट बोथ एक्सपर्ट्स एंड लोकल कम्युनिटीज बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल्स। आप कहोगे ये तो सही बात लग रही है कि हमें सर्वे कराना चाहिए, सबसे पहले तो असेसमेंट कराना चाहिए कि भाई क्या क्या दिक्कतें होंगी, उसके बाद में फिर एक्सपर्ट से भी मिलना चाहिए और लोकल कम्युनिटी से भी। आप कहोगे पक्की बात है, सही लग रहा है। इग्नोर द कंसर्न्स, बिल्कुल भी नहीं करना है। इग्नोर आपको पॉलिसी मेकर के रूप में कुछ भी नहीं करना है। बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन परमानेंटली इन मरीन एरियाज। अगर वहां पे सब बैन ही कर दोगे तो इकोनॉमी कहां से आगे चलेगी। आपको ये वाला काम करना चाहिए जो बी सेंटेंस में दिया गया है, बी ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल, जिसको बदला ना जा सके। तो टेम्परेरी बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेजुअल बिल्कुल भी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, परमानेंट है। जो परमानेंट है मतलब है। तो ये था भाई आपका पैसेज, ठीक है। बाकी भाई पुराने पैसेजेस को भी पढ़ते रहना, सारी चीजें करते रहना। थोड़ा सा पैसेज में आज उतना फ्लुएंट नहीं था मैं, आई नो, बट ठीक है, कोई नहीं। तो कल की क्लास में मिलते हैं मेरे भाई फिर से। आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।